चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका मैनेजमेंट का मतलब समझ लिया था। और अब हम एक शब्द समझने जा रहे हैं जिसका नाम हमारे पास क्या आ रहा है, डेट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी से हमारा क्या मतलब है? बहुत सारी बातें इसके अंदर हमें स्टडी करनी है और काफ़ी लंबा समय हमें इस पे देना है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसके बारे में। पहला सवाल, स्ट्रैटेजी कौन बनाता है सर? हमने कहा जी, मैनेजमेंट बनाती है भैया। ठीक है जी। और ये मेरे पास क्या माना गया है? ये मेरे पास आपका एक गेम प्लान माना गया है। साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिए। हमने कहा स्ट्रैटेजी एक गेम प्लान है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है जी। ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट की पोजीशन को सुधार सके। अभी मार्केट पोजीशन से हमारा क्या मतलब है वो देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको प्रॉपरली कंडक्ट कर सके। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा सके या कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। इस उद्देश्य से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ठीक है जी। अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे सके, यानी कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट कर सके, उनसे मुकाबला कर सके। और एट द एंड अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। तो पहला सवाल यहाँ पे ये हो गया कि स्ट्रैटेजी क्या है। हमने कहा स्ट्रैटेजी हमारे पास एक गेम प्लान माना गया जी। और ये हमारे पास जो गेम प्लान है ये आखिरकार कौन बनाता है? हमने कहा जी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे पास गेम प्लान माना गया है। कौन बनाएगा इसको? मैनेजमेंट बनाएगा। और क्यों बनाएंगे? ताकि ये पांच चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकें, अचीव कर सकें। अब पांच का जबरदस्ती का शॉर्टकट बना दो इसको, MOCCA। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मौका। तो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई कंपनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है तो उस कंपनी को मौका मिलता है। अब मौका से हमारे यहाँ पे कितने मतलब हो रहे हैं? पांच मतलब हो रहे हैं। M का मतलब मार्केट पोजीशन हो गया, O का मतलब ऑपरेशन हो गया, C का मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, C का मतलब कॉम्पिटिटर हो गया, A का मतलब टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारा एक गेम प्लान है जो मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है और साथ में हमें क्या प्रोवाइड करता है, मौका प्रोवाइड करता है। याद करने का प्रयास करिए। जो भी ब्रांड है वो मार्केट में अपनी क्या बना सके बच्चों, अपनी मार्केट में पोजीशन बना सके। अब मार्केट पोजीशन जो है ना, वो हम कहते हैं दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमने कहा एक MA, एक MS। MA का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट का अट्रैक्टिवनेस। और MS का मतलब मेरे पास क्या हो गया, मार्केट का शेयर। ये दो बातें कंपनी की पोजीशन बनाती हैं मार्केट में। मार्केट का अट्रैक्टिवनेस कितना है और कंपनी का मार्केट का शेयर कितना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी बाज़ार में जितने भी फ़ोन हैं एप्पल कंपनी के पास तकरीबन तकरीबन 50% शेयर है उसका। एग्जांपल लेके चल रहे हैं, भावुक मत हो जाना। और मैंने यहाँ पे बोल दिया जी सैमसंग की बात करेंगे तो सैमसंग के पास लेटर से तकरीबन आपका 20% शेयर है। ऐसे ही मैंने बोला ओप्पो की बात करेंगे, ओप्पो के पास 10% शेयर है। और वीवो की बात करेंगे, वीवो के पास भी 10% शेयर है। और बाकी जितने भी अदर्स कैटेगरी हैं उनके पास भी 10% शेयर है। ये हमने एक रफ एग्जांपल ले लिया। ठीक है जी। या मेरे को उल्टा कर देना चाहिए यहाँ पे, उल्टा क्या कर देना चाहिए मेरे को यहाँ पे, कि भैया हमारा जो एप्पल का शेयर है वो लेटर से 20% है और सैमसंग का शेयर हमारे पास आपका
एप्पल का शेयर 20% और सैमसंग का शेयर हमारे पास 50% है, क्योंकि सैमसंग सस्ते फ़ोन भी लेके बैठा हुआ है, मीडियोकर फ़ोन भी लेके बैठा हुआ है, और साथ ही साथ आपका हाई ब्रांड वाले फोल्डिंग फ़ोन भी लेके बैठा हुआ है। तो आपने एक रफ इमेजिन कर लिया कि हमारा जो सैमसंग है वो 50% शेयर है। अब सैमसंग ये सोचता है कि भैया जब मैं बाज़ार का 50% शेयर एक्वायर कर चुका हूँ, तो मेरे को बाकी का रिमेनिंग 50% भी मेरे को क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए एक्वायर करने की। तो ये 50 में से उसने बोल दिया कि भैया मैं एप्पल को तो किसी भी एंगल से टच नहीं कर पाऊंगा, पर बाकी के जो 30% का शेयर है उसको तो मैं खा जाऊंगा। अगर मैं ज़रा सा दिमाग लगाऊं, ज़रा सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बढ़ाऊं, तो मैं बाकी का 30% खा जाऊंगा। तो बेटा ये जो हमारे पास आपका 30% है, ध्यान समझना ज़रा, ये जो हमारे पास 30% है, इसको बदले में हमने क्या नाम दिया, इसको बदले में हम लोगों ने मार्केट का अट्रैक्टिवनेस का नाम दिया विद रिस्पेक्ट टू सैमसंग। यानी सैमसंग को इस 30% में अट्रैक्शन आ रहा है और वो महसूस कर रहा है कि ये बाज़ार में अभी भी मेरे पास हो सकता है अगर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँ। वो कह रहा है कि यार एप्पल का तोड़ नहीं है, एप्पल का सिक्योरिटी का लेवल बहुत हाई है, एप्पल का टच का लेवल बहुत हाई है, एप्पल का कैमरा का लेवल चलो मैं कॉम्पीट कर भी लूंगा, पर जो एप्पल की सिक्योरिटी का लेवल है, एप्पल का जो टच का लेवल है, एप्पल का जो प्रोसेसर की स्पीड का लेवल है वो धमाकेदार है। और एप्पल की जो ब्रांड इमेज है वो भी अपने में अल्टीमेटली धमाकेदार है। तो उसको लगता है कि यार चलो भाई मैं 20% शेयर तो नहीं एक्वायर कर पाऊंगा, चलो उसमें से कुछ 2 4 5% मैं उसका तोड़ भी लूँ। तो अल्टीमेट देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि यार ये जो हमने बोला अभी हर कंपनी का क्या बोला हम लोगों ने कि यहाँ पे एप्पल का 20% है, सैमसंग का 50% है, यहाँ पे 10% है वीवो ओप्पो का। इसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, एमएस का नाम दिया, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मार्केट शेयर। और जो कंपनी ये सोचती है कि मैं बाकी के कॉम्पिटिटर का शेयर एक्वायर कर सकती हूँ, उसको हमने क्या नाम दिया, मार्केट का अट्रैक्टिवनेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है हर कंपनी क्या चाहेगी, मार्केट पोजीशन अच्छी बनाने के लिए। और मार्केट पोजीशन अच्छी बनाने का मतलब क्या है कि वो मार्केट के शेयर को दिन प्रतिदिन इंक्रीज करना चाहेगी। तो स्ट्रेटजी कंपनी को हेल्प करता है मार्केट की पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए या मार्केट की पोजीशंस में ग्रोथ लेवल लाने के लिए। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है कंपनी तमीज़ से काम करे, तमीज़ से काम करेगी तभी हमारा काम बनेगा। तो डेफिनेटली कंपनी के जो भी हमारे पास डेली रूटीन ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपरली हमारे पास क्या होने चाहिए, ढंग से काम होने चाहिए। अब देखो डेली रूटीन ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है, मल्टीपल तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे आपने सेल्स का नाम सुना होगा कि सेल्स नाम का डिपार्टमेंट होता है मेरे पास। ऐसे ही मेरे पास मार्केटिंग नाम का डिपार्टमेंट होता है, हमारे पास फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट होता है, एचआर नाम का डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन नाम का डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स नाम का डिपार्टमेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या हमें सर इनके बारे में भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी? बिल्कुल बनानी पड़ेगी भाई। आपका सेल्स वाला, मार्केटिंग वाला, फाइनेंस वाला, एचआर वाला, आपका प्रोडक्शन वाला, लॉजिस्टिक वाला, इन सब के बीच में प्रॉपर क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। एक भी जगह का फेलियर हो गया तो काम खराब हो गया। मार्केटिंग वाले ने ढंग से मार्केटिंग नहीं करा, प्रचार नहीं करा, अवेयरनेस नहीं करा, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल नहीं करा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सारा पैसा खराब कर दिया, तो सेल में कन्वर्जन नहीं आएगा। और सेल में कन्वर्जन नहीं आएगा तो कंपनी में फाइनेंस नहीं आएगा, कंपनी में फाइनेंस नहीं आएगा तो शेयर होल्डर चीखेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट चीखेगी, स्टेक होल्डर चीखेंगे, एचआर मैनेजर को बोला जाएगा चलो भैया निकालो कंपनी से बंदों को बाहर। तो यानी सब कुछ ना आपस में जुड़ी होती है। तो प्रॉपरली सारे के सारे ऑपरेशंस, डेली रूटीन टास्क, डेली रूटीन ऑपरेशंस ढंग से काम करने चाहिए। तो उसको ढंग से काम करवाने में भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? एक स्ट्रैटेजी नाम का शब्द हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मौका पढ़ना है और मौका में एम पढ़ लिया। और एम का मतलब क्या, मार्केट पोजीशन। और मार्केट पोजीशन में दो टेक्निकल शब्द के बारे में जानकारी दे दिया, एक का नाम मार्केट शेयर है और एक का नाम मार्केट का अट्रैक्टिवनेस है। जो मैं सोचता हूँ कि इतना मैं एक्वायर कर लूँगा, वो मेरा पास क्या हो गया, मार्केट का अट्रैक्टिवनेस हो गया। अब मेरे को मोबाइल अपना लॉन्च करना है, मैंने कहा विकास कपूर नाम का मोबाइल लॉन्च कर दो। अब विकास नाम का मोबाइल मेरे को लॉन्च करना है, मेरे को पता है कि मैं एप्पल को टक्कर नहीं दे पाऊंगा, सैमसंग को टक्कर नहीं दे पाऊंगा, वीवो को टक्कर नहीं दे पाऊंगा, ओप्पो को टक्कर नहीं दे पाऊंगा। तो भाई तू कर क्या रहा है, तू बाहर रहना फिर, क्योंकि तेरे लिए इस मार्केट में मार्केट का अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे क्या कम है। तू पहले ही हार चुका है कि 90% मैं
साथ नहीं दे पाऊंगा या 90% मैं योगदान नहीं दे पाऊंगा बाकी कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में। रिमेनिंग जो 10% शेयर बचा है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1% या 2% एक्वायर कर लूँगा। तो फिर हमें कॉस्टिंग कॉस्टिंग खेलना पड़ेगा। क्या 2% बाज़ार एक्वायर करने से हमारी कंपनी के खर्चे निकल पाएंगे? क्या हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे? वो सारी बातें हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। बिजनेस की जान कौन होता है भैया? बिजनेस की जान होता है उसका कस्टमर। तो कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए, अनसेटिस्फाइड होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार एक बार माल बेच लो, ख़त्म करने के बाद भाड़ में जाए, बाकी वो आए ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भैया, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसके वहाँ से रेफरेंस आना चाहिए, उसको दोबारा से हम रीसेल कर सकें, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हमारे पास हो जाए। काफ़ी सारे कंप्यूटर सेंटर थे मार्केट में जो बर्बाद हो गए। जैसे एक आपका बहुत पहले एसएसआई नाम का ब्रांड हुआ करता था, एसटीजी नाम का ब्रांड हुआ करता था। एनआईटी ने भी आज की डेट में क्या हो गया, अपना तामझाम समेट दिया ऑफलाइन क्लासेस का। एपटेक नाम का ब्रांड इतना महंगा शेयर हुआ करता था, आज की डेट में 104 रुपये 105 रुपये में धक्के खा रहा है। काफ़ी सारे फ्रेंचाइजी इनके बंद हो गए हैं हमारे पास। ठीक है ना। फिर हमारे पास एक ब्रांड आया था मार्केट में, एडूरेका नाम का, जी मैं फ़ेस टू फेस क्लासेस करूँगा। धज्जियाँ उड़ गई इसकी फ़ेस टू फेस क्लासेस के अंदर। ख़त्म हो गया ये ब्रांड। अब ये जितने भी कंप्यूटर सेंटर हैं इनकी सोच बस सिंपल छोटी सी थी कि भैया 3 महीने का 4 महीने का कोर्स बेच दो, या एक बार बेच दो। 1 साल का कोर्स बेचो, 2 साल का कोर्स बेचो, एक बार बेच दो। उसके बाद रेफरेंस की चिंता मत करो। क्योंकि इनको ना अपनी किस पे कॉन्फिडेंस था, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे बड़ा कॉन्फिडेंस था। ये कहते थे भैया हम बाज़ार में मार्केटिंग करेंगे, ज़्यादा पैसा फेंकेंगे टीवी में रेडियो में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे, बैनर लगाएंगे, है ना, ई रिक्शा के पीछे लगा देंगे, ऐसी मार्केटिंग ज़बरदस्त कर देंगे। तो अगर बच्चे को हमने कुछ कम भर्ती पढ़ा भी दिया, या लेटर से बच्चे को बदले में जॉब नहीं मिली फ्यूचर में, तो कितना गलत ये बोल लेगा हमारे लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केटिंग मार्केटिंग खेलेंगे, 4 5 10 बच्चों को खड़ा कर देंगे, पैसा देंगे और कहेंगे जी इनकी नौकरी हमने लगा दी है। और ख़त्म कहानी बात। आजकल तो आपको पता है मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में या सीए लाइन में रैंक होल्डर्स को ख़रीदा जाता है। एक ही रैंक होल्डर 10 10 जगह से पैसे इकट्ठा कर रहा होता है। तो ये आजकल आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी दो तरह की होती हैं। एक ऐसी कंपनी होती है जो कहती है भी कस्टमर को सेटिस्फाइड करना बड़ा ज़रूरी है, और एक कंपनी कहती है भाई छोड़ना, एक बार सामान बिक जाए। रॉकेट रॉकेट सिंह वाली पिक्चर आई थी एक बार बीच में, देखी होगी आप लोगों ने। और भाड़ में जाए कस्टमर, हमें उसको आफ्टर सेल सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। तो स्ट्रैटेजी आपको ये समझाती है नहीं भैया ऐसी बातें मत करो, आजकल रेफरेंस का बिजनेस है। आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल हर एंगल से क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल आपका हाई होना चाहिए, और इसमें भी स्ट्रैटेजी हमें मोटिवेट करती है कि इस पर भी आपको ध्यान देना है। स्ट्रैटेजी क्यों बनाओगे, मार्केट पोजीशन को गेन करने के लिए। स्ट्रैटेजी क्यों बनाओगे, अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए प्रॉपरली। और स्ट्रैटेजी क्यों बनाएंगे, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। जब हम व्यापार करते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, कॉम्पिटिटर का नाम दिया। उससे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो कॉम्पीट करना पड़ेगा तो तभी काम बनेगा ना हमारे पास। कॉम्पिटिटर को अगर आप रिलैक्स मोड में छोड़ दोगे तो शायद वो आपको खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। तो कॉम्पिटिटर के बारे में तो सोचना पड़ता है, और ये शब्द आपको मजबूर कर देता है कि सोचो भैया, कॉम्पिटिटर के बारे में सोचो, कॉम्पिटिटर को ख़त्म करने के बारे में सोचो, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में सोचो, सर्विस के बारे में सोचो, उसके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, उसकी सर्विसेज में क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या वीकनेस है, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ हैं, हमारे प्रोडक्ट में क्या वीकनेस है, हमारी कंपनी के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स के आगे खड़े हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ये सारी बातें हमें स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा काम बन पाएगा। तो कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है, ताकि कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट हम कॉम्पीट कर सकें कामयाब तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से। तो ये स्ट्रैटेजी का योगदान है अपने में। और जाहिर सी बात है, जब आप डेफिनेटली अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करोगे, है ना, जब आप कस्टमर को अपने सेटिस्फाइड करोगे, कॉम्पिटिटर्स की धज्जियां आप उड़ाओगे या उनको पीछे छोड़ दोगे, या अपनी कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा इंक्रीज कर दोगे, मार्केट की पोजीशन बढ़ा दोगे, और तुम्हारी कंपनी के जितने भी सेल्स वाले ऑपरेशंस हैं, मार्केटिंग वाले ऑपरेशंस हैं, फाइनेंस वाले ऑपरेशंस हैं,
लॉजिस्टिक्स वाले ऑपरेशन है, प्रोडक्शन वाले ऑपरेशन है, एचआर वाले ऑपरेशन हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम वाले ऑपरेशन है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाले सिस्टम ऑपरेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले ऑपरेशन हैं। ये जितने भी भैया मेरे ऑपरेशन है, अगर सारे के सारे ढंग से काम करेंगे, तमीज़ से काम करेंगे, तो बड़ी जायज़ सी बात है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। क्या स्वाभाविक सी बात है? बड़ी जायज़ सी बात है। हमारी कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो डेफिनेटली हम बड़े प्यार से अचीव कर लेंगे। ठीक है बच्चे, इन सबको हम क्या करेंगे, आराम से बड़े प्यार से आपका अचीव कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशनल आपके ऑब्जेक्टिव्स को, अगर हम कंपनी में स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रैटेजी मेरे पास क्या है भैया, गेम प्लान है। और दूसरी बात क्या है, कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगा। जनरली कौन सी किस तरह की मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर, हमने कहा टॉप लेवल की होती है। पर डेफिनेटली हमें स्ट्रैटेजी मिडिल लेवल के लिए भी बनानी पड़ती है और लो लेवल के लिए भी बनानी पड़ती है, क्योंकि ऑपरेशंस वाला काम तो सारा लो लेवल मैनेजमेंट ही परफॉर्म करता है बेटा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी हमारी हर लेवल पे डिसाइड होती है, लो लेवल में भी, मिडिल लेवल में भी, टॉप लेवल में भी। और जितने भी ऑपरेशंस वाले काम होते हैं वो सारे के सारे आपके लो लेवल मैनेजमेंट की कैटेगरी में दर्शाए जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं क्रक्स पूछूं कि बड़ा स्ट्रैटेजी नाम का शब्द आपको क्या इंडिकेशन देता है, साथ साथ याद करने का प्रयास करिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो हमने कहा स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है सर, ये हमारा एक गेम प्लान है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, कौन इसको बनाएगा, हमने कहा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बनाएगी। और जनरली किस तरह की मैनेजमेंट इस पर योगदान डालती है, आपकी टॉप लेवल कैटेगरी की डालती है। और डेफिनेटली स्ट्रेटजी बनाने से कंपनी को क्या मिलता है सर, मौका मिलता है। ये मौका हमारे पास क्या बन गया, आपका निमोनिक्स बन गया। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, सिंबल बन गया, मेमोरी टेक्निक बन गया। ठीक है बेटा। तो मैंने एम का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, एम का मतलब होता है सर मार्केट का पोजीशन। मार्केट पोजीशन में कितने शब्द मैंने आपको सिखा दिए, एक सिखा दिया मार्केट शेयर क्या होता है, और एक सिखा दिया मार्केट का अट्रैक्टिवनेस क्या होता है। दूसरा काम मेरे पास क्या होता है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है, लो लेवल मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर क्या होते हैं, बड़े सारे डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट के नेम हमारे पास क्या, सेल्स वाला, मार्केटिंग वाला, फाइनेंस वाला, एचआर वाला, प्रोडक्शन वाला, लॉजिस्टिक्स वाला, एंड सो ऑन। बड़े सारे डिपार्टमेंट हैं। हमें क्या करना पड़ता है, कस्टमर को सेटिस्फाइड, कस्टमर हमारा खुश रहना चाहिए। और हमें साथ में क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर के साथ खेलना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर को हराना पड़ेगा। जियो को हराना पड़ेगा, एयरटेल को। जियो को हराना पड़ेगा, वोडाफोन को, वाट लगानी पड़ेगी। जियो जब बाज़ार में आया था तो उसने 8-10 कॉम्पिटिटर्स को उठा के बाहर फेंक दिया था। एमटीएनएल को बाहर फेंक दिया, टाटा डोकोमो को बाहर फेंक दिया, बीएसएनएल का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये सारे काम हमें धंधे में करने पड़ते हैं, कॉम्पिटिटर्स की वाट लगानी पड़ती है। अब एक ही बात करेंगे, जब मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, जब मेरे ऑपरेशन तमीज़ से काम करेंगे, जब मैं कॉम्पिटिटर को मज़ा सिखा दूंगा, जब मैं कॉम्पिटिटर को उठने नहीं दूंगा, उसका मार्केट शेयर मैं खा जाऊंगा, अपनी मार्केट की अट्रैक्टिवनेस को मैं दिन पे दिन और एक्वायर करने का कोशिश करूंगा, तो डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो अंततः हम क्या करेंगे, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव नाम का शब्द है, ये क्या होता है सर, ये तो पता ही नहीं हमें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आने वाले समय में हमें ये चार शब्दों को समझना है, जिसको हम कहते हैं वीमॉग। हर कंपनी जब अपना काम करती है तो उस काम के अंदर वो सबसे पहले क्या करती है, विज़न बनाती है, फिर अपना वो मिशन बनाती है। ठीक है जी, फिर वो अपने में ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, फिर उसको क्या मिलता है, गोल मिलता है, गोल अचीव हो जाता है उसका, कामयाबी मिल जाती है उसको। तो ये हमें चारों तरह के शब्दों को समझना पड़ेगा, विज़न क्या होता है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल क्या होता है। ये सारी जानकारी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव में और गोल में क्या डिफरेंस होता है, विज़न और मिशन में क्या डिफरेंस होता है। वो सारा ज्ञान अभी आने वाले समय में आपको मिलेगा। तो फिलहाल हमने मौका आपको बता दिया, फिलहाल हमने स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा आपका ज्ञान बता दिया। ठीक है भैया। अच्छा, एक सवाल आता है कि जब मैं स्ट्रैटेजी बनाती है कंपनी, सर ये छोटे समय के लिए बनाती है या बड़े समय के लिए बनाती है। तो हमने कहा जी ये हमारा लॉन्ग रेंज है। क्या हमारे पास ये हमारा एक लॉन्ग रेंज प्लान है, और प्लान से ज़्यादा बेटर हम यहाँ पे क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ब्लूप्रिंट है हमारे पास। ठीक है जी। अब मैं प्लान और ब्लूप्रिंट की गहराई में नहीं जाना चाहता, कोई साउथ एक्स वाली बातें नहीं हो रही यहाँ पे। ये सिंपल अच्छी इंग्लिश वाली बातें हो रही है, पढ़े लिखे वाले बच्चों वाली बातें आ रही हैं। कल को तुम्हारे नाम के आगे सीए लगेगा, क्या तुम साउथ एक्स वाले नहीं बनोगे, हैं क्या तुम नाले वाले बनोगे, बेकार की बात है यार। तो अभी हमने क्या बोला, इसको हमने लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। और ये हमारी जो ब्लूप्रिंट इमेज है, ये बहुत चीज़ें दर्शाएगी।
ये कंपनी की इच्छाएं दर्शाएगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, डिजायर्ड का नाम दिया। ये हमारी कंपनी की दिशाएं दिखाएगी, डायरेक्शंस को दर्शाएगी। और ये हमारी कंपनी की इमेज को दर्शाएगी। ठीक है जी, तो ये डी डी आई करेगी। तो मैं स्ट्रैटेजी की अगर बात करूंगा तो मैंने बोला ये शॉर्ट रेंज है कि लॉन्ग रेंज है, तो बदले में हम क्या जवाब देंगे, सर ये लॉन्ग रेंज है। पर अगर मैं शॉर्ट रेंज वाली स्ट्रैटेजी बनाना चाहूंगा तो क्या मेरे को पाप चढ़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये शॉर्ट भी बन सकती है, मीडियोकर मीडियम कैटेगरी का भी बन सकता है। पर फिलहाल आईसीए की किताब में क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग रेंज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। पर फ्यूचर में अगर सवाल आ जाता है क्या ये शॉर्ट रेंज को भी रेफर करता है, तो बदले में आपका आंसर क्या है, यस ये शॉर्ट रेंज को भी रेफर करेगा। लॉन्ग रेंज हमेशा डेफिनेटली एक बड़ा पैनल होता है, तो उसके अंदर आपका शॉर्ट रेंज भी आ जाएगा, उसके अंदर मीडियम रेंज भी आ जाएगा, उसके अंदर आपका शॉर्ट रेंज भी आ जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती है आराम से। पर फिलहाल किताब के अंदर मेजरली इन लोगों ने किस शब्द का इस्तेमाल करा है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है जो कि इमेज को दर्शाएगा, जो कि डायरेक्शन को दर्शाएगा। और साथ साथ इमेज क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये गलती होगी मेरे से। साथ साथ ये हमारे किसको दर्शाएगा, आपका साथ साथ ये हमारा आपकी डेस्टिनेशन यानी मंजिल को दर्शाएगा। तो स्ट्रैटेजी हमारी एक डेस्टिनी को दर्शाएगा कि मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसी आईटी कंपनी खोलूँ, ऐसे हार्डवेयर बनाऊँ, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाऊँ, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊँ, ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाऊँ, ऐसा पावर बीआई बनाऊँ, ऐसा टैबलू बनाऊँ कि भैया मेरा जो नाम है वो अल्टीमेटली टॉप 10 की आईटी इंडस्ट्री में आ जाए। मैं भी इन्फोसिस जैसा या विप्रो जैसा या एचसीएल जैसा फेमस हो जाऊं। तो ये मेरी एक डिज़ायर्ड इमेज है। ठीक है जी, अब वो कह रहा है डिज़ायर्ड इमेज है तो फिर कर्म करो भैया। अगर आप ऐसा बनना चाहते हो, आप अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहते हो, तो कर्म करो। आप यहाँ पे खोल के बैठे प्रोप्राइटरशिप की फर्म और कह रहे जी मैं तो अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला हूँ। अरे भैया, प्रोप्राइटरशिप की आपकी फर्म है और आप सपने देख रहे हो आईपीओ लॉन्च करने के। अब क्योंकि आपने कंपनी लॉ पढ़ी है तो आपको पता ही है कि कैसे पब्लिक इशू लॉन्च होता है, और पब्लिक इशू लॉन्च करने से पहले कंपनी को किस कैटेगरी में आना पड़ता है, वो सारी बातें पता है, प्रॉस्पेक्टस आपने पढ़ रखे हैं। तो डेफिनेटली अब आपकी ये डिजायर्ड इमेज है हमारे पास, है ना, और डेफिनेटली आप उसको अचीव करना चाहते हो। ये अभी सपनों में है, खाली पलाव में है, और ये हमारी फाइनल क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। यस आई हैव अचीव्ड। तो हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगी, अपनी दिशा डिसाइड करनी पड़ेगी भैया। ठीक है ना। डायरेक्शन नाम का शब्द एक ऐसा यूनिवर्सल शब्द है जो बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, तो मैंने कहा स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमारे पास एक शब्द होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, डायरेक्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया, मैंने कहा शेयर बाजार में आपने दो नाम तो सुने ही होंगे, एक नाम आपका एनएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक नाम होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। मैंने कहा एनएससी कैसा चल रहा है, तो मैंने आपको बोला भाई एनएससी ना मेरा ऐसा चल रहा है, देखना ज़रा ये। मैं कहा इसकी दिशा ये वाली हो रही है। या मैंने कह दिया मेरा एनएससी जो है ना ऐसा चल रहा है। या मैंने कह दिया भाई मेरा एनएससी ना ऐसे चल रहा है। अब ये तीन मेरे पास क्या है, डायरेक्शंस हैं, तीन मेरे पास दिशाएं हैं। इस दिशा को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया कि जो मेरा एनएससी है वो अप ट्रेंड दिशा में है, यानी बाजार बढ़ते हुए स्तर पे है। अगर मैं कहता हूँ मेरा एनएससी ऐसा है, तो मैंने कहा भाई ये डाउन ट्रेंड है, यानी बाजार आपका गिर रहा है, तेजी से नीचे आ रहा है आपका। और मैंने कहा थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा गिरता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा गिरता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा गिरता है। तो इस दिशा को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया बेटा, साइड वेज का नाम यहाँ पे दे दिया। तो शेयर बाजार में ये तीन दिशाएं होती हैं। कभी भी किसी बंदे से आप बात करोगे, सीए से या सीएफए से बात करोगे, तो उससे ऐसे बात करो जी स्टॉक मार्केट जो है, शेयर बाजार जो है, एनएससी जो है हमारा, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइड वेज है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? फिर उसमें भी बड़ी सारी बातें होती हैं कि मैं कौन सा चार्ट देख रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, 1 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, 4 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, एक दिन का चार्ट देख रहा हूँ, एक हफ्ते का चार्ट देख रहा हूँ, या एक महीने का चार्ट देख रहा हूँ। तो अप ट्रेंड भी 1 घंटे के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हम एक दिन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम पीरियड वाली बातें आती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है हमारा, सही दिशा हमें बताता है कि भैया हम डेफिनेटली कंपनी के उस गोल को अचीव करने के लिए अच्छे कर्म कर पा रहे हैं, या हम अपनी दिशा से भटक भटक गए हैं
और हमें दोबारा सुधरने की ज़रूरत है, जिसको हमने कंट्रोलिंग नाम के शब्द का नाम पीछे दिया था आपका। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया कि जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है जी, तो आपको कह लो IDD का हम ध्यान देते हैं, ठीक है जी, जिसको हमने क्या नाम दिया, इमेज का नाम दिया, डिजायर्ड इमेज का नाम दिया, ठीक है जी। दूसरा हमने किसका नाम दिया, डायरेक्शन का नाम दिया, और लास्ट हमने क्या नाम दिया, मंजिल का नाम दिया, डेस्टिनेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब मैंने बोला जी सीए बनने के लिए तो आपको 8 घंटे पढ़ना है, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, आपने कहा जी सर मैं तो 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, बाकी 4 घंटे मैं क्रिप्टो करेंसी खेलता हूँ, स्टॉक मार्केट खोलता हूँ, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज खेलता हूँ, मैं फॉरेक्स खेलता हूँ। तो बताओ तुम्हारी दिशा ठीक जा रही है या बिगड़ चुकी है दिशा? बिगड़ चुकी है दिशा। आपने कहा सर 8 घंटे तो पढ़ाई मेरे से नहीं होती, 4 घंटे मेरे को गर्लफ्रेंड के साथ बिताना होता है, तो दिशा आपकी फिर बिगड़ गई आपकी। आपने कहा सर मैंने 8 की जगह ना अपनी पढ़ाई में फोकस जो है 12 घंटे का कर दिया है, तो दिशा बिल्कुल सही जा रही है आपकी। तो बड़ी जगह ये डायरेक्शन नाम का शब्द हमें हेल्प करता है, ठीक है जी। जब भी कोई कंपनी बिजनेस करने के बारे में सोचती है, कोई भी कंपनी, तो वो कई सारी बातों के बारे में सोचती है। जैसे मान लो मैंने बोला मेरे को आज कंपनी खोलनी है अपनी कोई, और मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो पहला पॉइंट क्या होता है इसका, व्हाट इट वांट्स टू बी, ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कर्म करने पड़ेंगे, व्हाट इट वांट्स टू डू। और तीसरी बात भैया, हाउ, हाउ इट वांट्स टू डू द थिंग्स, कैसे कर्म करेगा। और लास्ट, इतनी जो मेहनत कर रहे हो तुम्हारा अंत कहाँ पे है, अंत मतलब तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ पे है, वेयर इट वांट्स टू गो। तो बेटा ये सारे के सारे मेरे पास कुछ सवाल होते हैं जो कि मेरी स्ट्रैटेजी नाम के शब्द क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है भैया। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे, और कर करके आप कहाँ तक सेटिस्फैक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। बात समझ में आ रही है। मान लो एक आदमी सीए बन गया, और सीए बनने के बाद उसका रैंक आ गया AIR1, और ये भाई कह रहा है कि मैं AIR बनने के बाद मैं ऑडिट पढ़ाऊंगा यार। भाई अकाउंट्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, पढ़ा ले, नहीं भैया। कॉस्टिंग इतना बढ़िया, नहीं बढ़िया। हमने कहा DT पढ़ा ले, नहीं भैया। IDT पढ़ा ले, नहीं भैया। मैं क्या पढ़ाऊंगा, थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिट वाला, AIR1। चलो अभी तो गेम शुरुआत हुई है ये सीए की, अच्छी बात है, कोई इसमें ऑडिट पढ़ाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने कहा जी मैं ऑडिट पढ़ाऊंगा, बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, उसको अच्छा लग रहा है, उसने पढ़ा लिया। अब हम पूछते हैं भाई धीरे धीरे कहाँ तक जाएगा। उसने कहा जी अभी तो ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, मैं जिस सेंटर के साथ पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो किसी एक्स नाम के सेंटर के साथ पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं छोड़ के 2 साल के बाद अपना खुद का सेंटर खोल लूँगा, और मैं अपनी सीए के तीनों लेवल स्टार्ट कर दूंगा, फाउंडेशन भी स्टार्ट कर दूंगा, इंटर भी स्टार्ट कर दूंगा, फाइनल भी स्टार्ट कर दूंगा, और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, और अपनी कोई ABC नाम की ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोल लूँगा। फिर मैंने कहा फिर क्या करेगा सर, फिर आत्मा को शांति मिल गई, बस मैं कोशिश करूंगा कि इस ये इंडस्ट्री में इतने सारे सेंटर्स हैं उसमें नंबर 1 बनने का प्रयास करूं। तो इस भाई ने अपना अंत दिखा दिया। और एक हमारे पास 12वीं पास वाला आदमी था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी आदमी नहीं था, और हमने कहा तू क्या करेगा, उसने कहा मैं फिजिक्स वाला करूंगा। क्या करेगा भाई तू, मैं फिजिक्स वाला करूंगा। कमाल कर दिया इस लड़के ने यार, कितना दूर तक इसने सोचा। उसने कहा भैया चलो स्टार्ट करते हैं किससे, आईआईटी स्टार्ट करते हैं। चलो छोड़ो नहीं भैया, हम नीट से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भैया सीए में घुस जाते हैं, सीएस में घुस जाते हैं, सीए में घुस जाते हैं। छोड़ो भैया आईटी के कोर्स भी कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करवा देंगे, डेटा एनालिसिस भी करवा देंगे, डेटा साइंस भी करवा देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करवा देंगे, मशीन लर्निंग भी करवा देंगे, डीप लर्निंग भी करवा देंगे, फुल स्टैक डेवलपमेंट भी करवा देंगे। उसके बाद भी पेट नहीं भरा, चलो जी यूपीएससी के सारे एग्जाम करवा दो जी। अब यूपीएससी के अंदर भी हमारे पास कितनी कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। ए कैटेगरी की बात करेंगे आईएएस ऑफिसर बना देंगे, आईपीएस बना देंगे, आईआरएस बना देंगे। और सी डी की बात करेंगे वो एसएससी वाले एग्जाम, सीजीएल करवा देंगे, सीएचएसएल करवा देंगे,
एमटीएस करवा देंगे, बैंक की नौकरी करवा देंगे, डिफेंस करवा देंगे, पुलिस की नौकरी करवा देंगे, यूपी का पुलिस, हरियाणा का पुलिस, राजस्थान का पुलिस, कुछ भी नहीं छोड़ना भाई ने, सबने पूरा करवा देना। अच्छा उससे भी पेट नहीं भरा तो कहता भाई चलो क्लैट क्लैट खेलते हैं, क्लैट की तैयारी करवा लेंगे। ये बंदा शांत नहीं हो रहा। ये कह रहा शांति होती क्या है, कोई शांति नहीं है मेरे पास। इतना खोलने के बाद, इतना करने के बाद, बड़े बड़े ब्रांड्स को कंपटीशन देने के बाद, चाहे वो एलन हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो अन अकेडमी हो, सबकी धज्जियां उड़ाने के बाद ये आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और फिर क्या था, और पैसा चाहिए, और बाजार में क्या लेकर आ गया, ये आईपीओ लेकर आ गया। कैन यू बिलीव इसका मार्केट कैप कितना है इस बंदे का? इसका मार्केट कैप है 40,000 करोड़। इसका मार्केट कैप कितना बेटा? 40,000 करोड़ की कंपनी है हमारे पास ये। इससे ऊपर ही पहुंच गई थी क्योंकि इसका जो शेयर था वो 161 रुपए तक पहुंच गया था, तो वहां तक इसका मार्केट कैप बैठ गया था। अब एक ट्यूशन पढ़ाने वाली कंपनी, ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी, कंपनी भी नहीं बोलूंगा, आदमी, जिसके पास अगर मैं शेयर की बात करूंगा तो 72.33% का शेयर आज की डेट में इसके पास पड़ा हुआ है। दो पार्टनर्स हैं, एक ये अलग पांडे जी और साथ में एक वो उनके क्या नाम है, प्रतीक। दोनों ने आधा आधा बांट रखा है। 36.15 उसने, 36.15 इसने, और भाई साहब इन्वेस्टर में अपना योगदान मेंटेन कर रखा है। अब बताओ ये आदमी अपना अभी शुरुआत करी है इसने आईपीओ में आके, ये कहाँ जाएगा यार? ये कहाँ जाएगा? बड़े सारे यूट्यूबर्स ने बोला, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ने बोला कि भाई ये कंपनी बेवकूफ़ बना देगी, अपना पैसा बाहर निकाल लेगी और ये अपना पब्लिक इशू निकालेगी और बाहर निकल जाएगी। बंदा वहाँ का वहीं अटका हुआ है, 72.3% इन्वेस्टर लेके बैठा हुआ है। बोलो तो भी प्रमाणित मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। कोशिश करें दिखाने की, चलो दिखाते हैं आपको ज़रा। एक वेबसाइट है हमारे पास बड़ी फेमस नाम से, जिसका नाम है स्क्रीनर। स्क्रीनर पे आप चले जाना, नेट पे चले जाना